चलिए भारत के उस नए बिल पर बात करते हैं जो एनजीओ सेक्टर को पूरी तरह बदल सकता है। 2026 का जो ये नया संशोधन है ना, ये सिर्फ नियम नहीं बदल रहा, बल्कि एनजीओस पर सीधे कंट्रोल की बात कर रहा है। तो सरकार को कौन सी नई पावर्स मिल रही हैं? चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सरकार एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बना सकती है। ये अथॉरिटी किसी भी एनजीओ को टेक ओवर कर सकती है। अब मजे की बात यह है कि ये टेक ओवर होगा कैसे? अरे लाइसेंस रिन्यू ना होने जैसी छोटी सी चूक से भी। और जैसे ही लाइसेंस इनएक्टिव हुआ, ये अथॉरिटी सब कुछ जब्त कर सकती है, मतलब फंड से लेकर बिल्डिंग तक। मतलब एनजीओ की संपत्ति का क्या होगा, इसका पूरा कंट्रोल सरकार के हाथ में होगा। उसे सरकारी खजाने में भी डाल सकते हैं। और सबसे बड़ा क्लॉज, अगर कोर्ट सरकार को गलत भी बता दे तब भी संपत्ति वापस मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। चलिए एफसीआरए की टाइमलाइन देखते हैं। 2020 में ही नियम काफी सख्त हो गए थे और उसी ने इस नए प्रस्ताव की नींव रखी। और यहीं पर इस पूरी बहस का सेंटर पॉइंट आता है, देश की सुरक्षा या फिर नागरिकों की आज़ादी। यहाँ पर दोनों साइड्स की दलीलें साफ हैं। सरकार का तर्क क्या है और आलोचकों की चिंताएं क्या हैं? आलोचकों का कहना है कि ये बिल आर्टिकल 19 और 14 जैसे कई मौलिक अधिकारों के खिलाफ जा सकता है। चिंता ये भी है कि सारी पावर केंद्र के पास चली जाएगी और इस नई अथॉरिटी की कोई जवाबदेही नहीं होगी। तो इन सब बदलावों का असल मतलब क्या है? इनका जमीनी असर क्या पड़ेगा? इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में 20,000 से ज्यादा एफसीआरए रजिस्टर्ड एनजीओज काम कर रहे हैं। और ये एनजीओज हेल्थ, एजुकेशन जैसी जरूरी जगहों पर काम करते हैं, अक्सर वहां जहां सरकार भी नहीं पहुंच पाती। इसका असर क्या होगा? विदेशी फंडिंग कम हो सकती है और बोझ इतना बढ़ेगा कि छोटे एनजीओज बंद हो सकते हैं। पूरी दुनिया में इसे भारत के सिविक स्पेस के सिकुड़ने की तरह देखा जा रहा है, मतलब नागरिक समाज की घटती आज़ादी। तो फिर इसका हल क्या है? आलोचक कहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर और जुडिशियल ओवरसाइट होनी चाहिए। और आखिर में सवाल यही है, कोई भी देश अपनी सुरक्षा और असहमति के अधिकार में बैलेंस कैसे बनाता है?